ओके स्टूडेंट्स, ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन के आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ऑपरेशन एंड प्रोडक्टिविटी का सेकंड पार्ट। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि ऑपरेशंस क्या होते हैं, ऑपरेशन मैनेजर की क्या जॉब्स होती हैं, क्या क्या काम एक ऑपरेशन मैनेजर को करने पड़ते हैं या उसमें करने होते हैं। तो उसी चीज़ को हम थोड़ा सा आगे आज लेके चलेंगे और थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी को हम डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है। तो चले आए लेक्चर का हम आगाज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ज़रा पहले ये देखते हैं कि स्टूडेंट सवाल करते हैं सर कि सर आप ऑपरेशंस और सप्लाई चेन कितनी बातें करते हैं। तो जॉब एरिया क्या है हमारे पास ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन के। तो देखें जी, अगर हम बात करते हैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट की, तो जो भी बंदा ऑपरेशन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक होता है वहाँ पे हमें ऑपरेशंस के ही बंदे चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर प्लांट है, वो प्लांट मैनेजर की जॉब्स हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट में प्रोसेस इंप्रूवमेंट कंसल्टेंट आप एज अ बन सकते हैं, आप ऑपरेशन एनालिस्ट बन सकते हैं, सप्लाई चेन मैनेजर एंड प्लानर भी आप बन सकते हैं अगर आप ऑपरेशन मैनेजमेंट की फील्ड में महारत हासिल रखते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं थोड़ा सा एडिशन करता जाऊँ कि ऑपरेशंस जो हैं ये वेरी करते हैं इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। सो मैनेजमेंट की नॉलेज के साथ साथ आपको फील्ड की नॉलेज भी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर एक ऑपरेशन मैंने टेक्सटाइल का है तो टेक्सटाइल के पूरे लेआउट की इसके पास नॉलेज होनी चाहिए। फार्मास्यूटिकल का है तो उसके पूरे प्रोडक्शन से रिलेटेड एक एक प्रोडक्ट की तमाम नॉलेज उसके पास होनी चाहिए। तो वो इंजीनियरिंग साइड की भी थोड़ी सी बल्कि ज़्यादा नॉलेज आपके पास होनी चाहिए ताकि आप टेक्निकलिटीज़ जो हैं उसके अंदर आप उसको जान सकें। बहरहाल एक जो भी एक ऑपरेशन जो मैनेजर होता है वो प्रैक्टिकली काम नहीं कर रहा होता, लेकिन उसको टेक्निकलिटीज़ का पता होना चाहिए। कहीं पे फॉल्ट आ रहा है तो उसको टेक्निकलिटी ट्रेस कर सके कि वो कहाँ पे लाई करता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। सप्लाई चेन की अगर हम बात करें तो सप्लाई चेन के अंडर में क्या क्या एरियाज आते हैं। देखिए जी, सप्लाई चेन स्टार्ट होती है सप्लायर से भी पहले से। सप्लायर से अगर कहते हैं कि सप्लायर से स्टार्ट होती है तो सप्लायर आ गया, फिर उसके बाद ऑपरेट आपके पास मैन्युफैक्चरिंग, फिर उसके बाद आपके डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉजिस्टिक्स, फिर वेयर हाउसिंग एंड आपके पास कस्टमर तक। इसके दरमियान में क्या क्या एलिमेंट हैं? इसके दरमियान में हमारे पास प्रोक्योरमेंट आ गया। प्रोक्योरमेंट में सप्लाई चेन के बंदे चाहिए होते हैं। इसके बाद आपके पास वेयर हाउसिंग आ गया। इसके बाद आपका मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ऑपरेशंस के अंदर वैसे ही हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, इसके बाद लॉजिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, हमारे पास चैनल मैनेजमेंट आ गया, ट्रांसपोर्टेशन आ गया। ये सारे एरिया सप्लाई चेन के अंडर में आते हैं। फिर वही बात कहूँगा, ये सारी चीज़ें इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करती हैं। वहाँ पे एक जो हम स्ट्रेटजी एक जगह पे अप्लाई कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वही सेम स्ट्रेटजी जो है हमारी दूसरी जगह पे फिजिबल रहे। तो हमें टेक्नोलॉजीज़ को भी समझना पड़ता है हर पर्टिकुलर इंडस्ट्री की कि वहाँ पे क्या टेक्नोलॉजी है। तो चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। तो ओएम की जॉब्स क्या है, ऑपरेशन मैनेजमेंट की टेक्नोलॉजी उसको पता होना चाहिए, टेक्नोलॉजी क्या है, मेथड्स क्या हैं, जो उसके पास स्पेस है, जो फैसिलिटी है, उसकी स्पेस को मैक्सिमम कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है, स्ट्रेटेजिक इश्यूज क्या है, रिस्पॉन्स टाइम, जो अभी हम कस्टमर के पास ऑर्डर हमारे पास अगर असेंबली लाइन के ऊपर गिर रहे हैं तो कितने टाइम पीरियड के अंदर हम उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। इसमें कैपेसिटी प्लानिंग भी आ जाता है। पीपल टीम डेवलपमेंट, लेबर की जो टीम है, आपके पास सुपरवाइजर्स हैं और आपके पास और जो मैनेजरियल स्टाफ फ्लोर पे होता है उसकी पूरी डेवलपमेंट, उसकी मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस, क्वालिटी, कॉस्ट रिडक्शन, ये सारी ओएम की क्या है, जॉब से। इन्वेंट्री रिडक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। इन्वेंट्री रिडक्शन का यहाँ पे मतलब ये है कि आपके पास ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन रहनी चाहिए। ज़्यादा लेवल ऑफ इन्वेंट्री रखेंगे तो इन्वेंट्री की कॉस्ट को कहीं ना कहीं पे बढ़ा रहा होता है। कम इन्वेंट्री रखते हैं तो स्टॉक आउट सिचुएशन आ सकती है, यानी कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री यहाँ पर हमारे पास होनी चाहिए। एक्सेसिव इन्वेंट्री यानी कि यहाँ पे फेलियर ऑफ सप्लाई चेन में आता है। प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट,
प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ये अभी हमारे पास आगे चल के टॉपिक है, इसको हम ज़रा डिस्कस करते हैं अभी आगे चल के कि क्या अब नए चैलेंजेस क्या आ रहे हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में। लोकल फ्रॉम जो है ना लोकल टू नेशनल रिसोर्सेज से अब हम ग्लोबल फोकस की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि कंपटीशन जो है वो हमारे पास डोमेस्टिक से हट के अब ये ग्लोबली जो है वो मूव कर रहा है। तो अब यहाँ पे ये भी बड़ा फोकस है। बैच शिपमेंट से होती थी पहले कि बैच वाइज हम शिपमेंट निकालते थे, अब जीआईटी के ऊपर जो है वो मूव कर रहे हैं प्रोसेस। तो अब यहाँ पे लो बिट परचेजिंग होती थी पहले, अब सप्लाई चेन के पार्टनरिंग का कॉन्सेप्ट आ गया, यानी कि अब सप्लायर्स को भी हम इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने साथ, कस्टमर्स को भी, डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी हम अपने साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं टू रिड्यूस द बुलविप इफेक्ट के सप्लाई चेन के अंदर जो एंटिसिपेटेड डिमांड हमारी बढ़ती चली जाती है डाउनस्ट्रीम साइड पे, उसको हम मिनिमाइज करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी एक नया हमारे पास चैलेंज है। लेंथी प्रोडक्ट डेवलपमेंट पहले होता था, रैपिड प्रोडक्ट डेवलपमेंट और अलायंसेस अब स्टार्ट हो गया, यानी कि स्पीड के अंदर प्रोडक्ट डेवलपमेंट होनी चाहिए हमारे पास। और जो हमारे पास जितनी भी इंटरनल डिपार्टमेंट है इसमें आपस में क्या होना चाहिए, अलायंस होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन इसमें आपस में अब होनी चाहिए। ये भी एक नई जो है ये चैलेंजेस हमारे पास आ रहे हैं। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट पहले बनती थी, अब कस्टमाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं हम, यानी कि पहले एक ही लाइफ की प्रोडक्ट हम बनाते चले जाते थे, अब कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है हम प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी कि एक कस्टमर के लिए प्रोडक्ट कुछ और बन रही है, दूसरे कस्टमर के लिए प्रोडक्ट कुछ और बन रही है, यानी कि मास कस्टमाइजेशन की तरफ हम मूव करके हैं। जॉब स्पेशलाइजेशन का हम पहले कॉन्सेप्ट यूज करते थे, एम्पावर्ड एम्प्लॉयज इन टीम्स। यहाँ पे अब आप एम्प्लॉयज़ को एम्पावरमेंट की बातें कर रहे हैं, टीम डेवलपमेंट की अब बातें हो रही हैं यहाँ पर। अब जो ये नए तमाम चैलेंजेस आ रहे हैं कि यानी कि एम्प्लॉयज़ को है आप एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से एम्पावर कर रहे हैं उनको कि भाई उनकी ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं हम, उनके डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करवा रहे हैं, और उनके लिए जितनी भी हमारे पास एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं वो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में आप स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक ये भी नए चैलेंजेस हमारे पास आते जा रहे हैं। अच्छा जी, अब थोड़ी बात करेंगे कि ऑपरेशंस का। कल मैंने बताया था कि जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे मतलब गुड्स भी होता है और सर्विसेज भी होता है। तो अब यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज में क्या डिफरेंसेस है, थोड़ा सा इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखें, कोई भी चीज़ अगर आपको फिजिकल फॉर्म में नज़र आ रही है, आपके हाथ में मौजूद है, या आप उसको छू सकते हैं, तो वो कहते हैं कि यार वो टेंजिबल प्रोडक्ट है, यानी कि वो गुड्स में आएगा। कंसिस्टेंट प्रोडक्ट डेफिनेशन, हर प्रोडक्ट को क्या होगा, वो कंसिस्टेंटली होगी। ठीक है। प्रोडक्शन यूजुअली सेपरेट फ्रॉम कंजप्शन, जो है ना, प्रोडक्शन को सेपरेट रखा जाता है, यानी कि प्रोडक्शन कहीं और पे हो रही है और उसकी कंजप्शन कहीं और पे हो रही है। मिसाल के तौर पर एक प्रोडक्ट जो है वो कराची के कोरंगी एरिया के अंदर मैन्युफैक्चर्ड हो रही है और वो इस्लामाबाद के अंदर कंज्यूम हो रही है, तो प्रोडक्शन सेपरेट है और कंजम्पशन उसकी क्या है, सेपरेट है। कैन बी इन्वेंटराइज, प्रोडक्ट को बना के हम स्टोर कर सकते हैं अपने पास, यानी कि अगर मुझे आगे लग रहा है कि हमारी कैपेसिटी कम है और आगे जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने की इम्कानात है, तो मैं पहले से इन्वेंट्री को बना के अपने पास क्या कर लूँगा, स्टोर कर लूँगा। लो कस्टमर इंटरेक्शन, प्रोडक्ट्स में कस्टमर का साथ हमारा इंटरेक्शन डायरेक्टली नहीं होता, बीच में मिडल मैन्स होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप एक शैम्पू की बात करते हैं, शैम्पू की बोतल अगर आपने ख़रीदी, तो हम उसको कहाँ से ख़रीदते हैं, हम घर के गेट से बाहर निकलते हैं, करीब ही कोई शॉप ढूंढते हैं, वहाँ से जाके हम रिटेल शॉप से हम उसको परचेज कर लेते हैं। अब जिस कंपनी ने ये बनाया था, हमारा उसके साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ, हमारा इंटरेक्शन किसके साथ हुआ, रिटेलर के साथ। तो जितनी भी चीज़ें हम मैन्युफैक्चरिंग में, जो भी प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर, उसके मैन्युफैक्चरर से हमारा राब्ता नहीं होता, हम तो वो प्रोडक्ट किसी न किसी बीच के मिडल मैन से खरीद रहे होते हैं। हमारा जो कस्टमर का ताल्लुक होता है वो रिटेलर से होता है, रिटेलर का फिर डिस्ट्रीब्यूटर से होता है, होलसेलर से होता है उसका, फिर वो आगे डायरेक्ट कंपनी से उनका राब्ता होता है। अगर हम पेप्सी बॉटल की बात करें तो पेप्सी कंपनी के साथ हमारा राब्ता नहीं होता, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि कंपनी है कहाँ। ठीक है, लेकिन वो प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हर मोहल्ले की हर शॉप के ऊपर उनको वो प्रोडक्ट मिल जाएगी। तो उनका जो इंटरेक्शन होता है वो किससे होता है, वो रिटेलर से होता है। तो लो कस्टमर इंटरेक्शन होता है किसके अंदर, गुड्स के अंदर। तो ये भी एक गुड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है।
सर्विसेज के अंदर क्या होगा? सर्विसेज की बात करें तो एक ऐसी चीज़ है जो कि फिजिकल फॉर्म में सेल नहीं हो रही, लेकिन सेल हो रही है। मिसाल के तौर पर बंदा बीमार हो जाए, डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसका इलाज करेगा, कोई चीज़ उसके उसके हैंड ओवर नहीं की, लेकिन डॉक्टर फीस तो लेगा अपनी सर्विस की कॉस्ट पे। अगर हम बाल कटवाने चले जाते हैं किसी बार्बर के पास तो वो भी आपसे पैसे लेगा, तो ये भी क्या है? सर्विस है। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, आपको इसके लिए इंटरनेट फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप जो इंटरनेट जिससे सर्विस ली है आपने, ये भी आपको क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है। कोई आपके हाथ में कोई प्रोडक्ट पकड़ा तो नहीं रहा वो। इलेक्ट्रिसिटी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं सर्विस की। सर्विस की दो तीन करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो यहाँ पे कस्टमर इंटरेक्शन हाई होता है। मिसाल के तौर पर, अब जो बंदा प्रोडक्ट पहले बना रहा था उसका और कस्टमर का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है ना, तो वो उसका इंटरेक्शन कम होता है। लेकिन अगर बीमार हो जाता है बंदा और डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उसका सामने सामने इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन डायरेक्टली कस्टमर के साथ इसमें होता है। ठीक है, इन सम केसेस नहीं भी होता। मिसाल के तौर पे इंटरनेट फैसिलिटी के अंदर इतना नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी के अंदर इतना नहीं होता, लेकिन एज कम्पेयर टू गुड्स आपका इंटरेक्शन सर्विसेज के अंदर उसके साथ ज़्यादा होता है। इनकंसिस्टेंट प्रोडक्ट डेफिनेशन, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है स्टैंडर्डाइज नहीं रहती, और यहाँ पे आपके पास यूनिफॉर्मिलिटी को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। मिसाल के तौर पे होटल के अंदर बंदा जाता है तो वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की जा रही है होटलिंग की ना, तो अब वहाँ पे एक कस्टमर गया, फर्स्ट टाइम गया, बड़ा खुश होकर निकला, यार बहुत अच्छी सर्विस थी। सेकंड टाइम जब सेम बंदा गया तो शायद वो सेटिस्फाई ना हो, सेकंड टाइम उसको वो सर्विस वहाँ पे ना मिल रही हो। तो यानी कि इनकन्सिस्टेंसी हो सकती है, बल्कि होती है सर्विसेज के अंदर। ऑफिस नॉलेज बेस्ड, यानी कि यहाँ पे आपके पास नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर के साथ डायरेक्टली आपका इंटरेक्शन होता है। फ्रीक्वेंटली डिस्पर्स्ड, यानी कि ये बहुत जल्दी क्या हो जाती है? डिस्पर्स हो जाती है सर्विसेज जो है ना, ये भी एक इसमें है। अच्छा, एक और इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं यहाँ पे। गुड्स को रीसेल किया जा सकता है, लेकिन सर्विसेज को रीसेल नहीं किया जा सकता। एक प्रोडक्ट आपने खरीद ली, वो आप, क्योंकि इसकी वजह ये है कि गुड्स अगर हम जब परचेज कर लेते हैं ना, वो हमारी ऑनरशिप में आ जाती है। सर्विसेज के हम कभी ऑनर नहीं बन सकते, तो लिहाजा हम उसको रीसेल भी नहीं कर सकते। गुड्स को स्टोर किया जा सकता है, सर्विसेज को स्टोर अगर किया भी जा सकता है तो बहुत मुश्किल है। तो सम एस्पेक्ट्स ऑफ द क्वालिटी मेजरमेंट, क्वालिटी डिफिकल्ट टू मेजर, यानी कि एक प्रोडक्ट मेरे सामने है, अगर ये अच्छी क्वालिटी की है या नहीं है इसको समझना बहुत आसान है। प्रोडक्ट को मैं देखूंगा, उसके सारे पैरामीटर्स को देखूंगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी को मैं मेजर कर लूँगा। सर्विस की क्वालिटी को मेजर करना मुश्किल है कि वहाँ पे परसेप्शन इन्वॉल्व हो जाता है, वहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर की एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हो जाती है, सारी चीज़ें वहाँ पे डिफरेंट पैरामीटर्स वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पे मुश्किल हो जाता है आपके लिए सर्विसेज के अंदर क्वालिटी को मेजर करना। सेलिंग डिस्टिंक्ट फ्रॉम द डिस्कशन, तो यहाँ पे जो सेलिंग है वो प्रोडक्शन से क्या है? डिफरेंट है। यहाँ पे सेलिंग इज अ पार्ट ऑफ सर्विस, जैसी ही सर्विस बन रही है वैसी सेल हो रही है। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि अगर आपके हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है, वो एक प्रोडक्ट है, टेंजिबल प्रोडक्ट है। जिस कंपनी का उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है, कल को वो कंपनी बंद हो जाती है तो क्या आपका मोबाइल फ़ोन बंद हो जाएगा? आपके ध्यान में आएगा नहीं, मोबाइल तो चलता रहेगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट है, मोबाइल चलता रहेगा। ठीक है। अगर मार्कर है ना, सिंपल मार्कर जो हम बोर्ड मार्कर क्लास में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसके ऊपर डॉलर लिखा हुआ है, कल को अगर डॉलर कंपनी बंद हो जाती है तो जितने मार्कर प्रोड्यूस हो चुके हैं क्या वो लिखना छोड़ देंगे? नहीं, वो तो लिखते रहेंगे। तो लेकिन आप मोबाइल सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप टेलीनॉर की सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं, कल को अगर टेलीनॉर कंपनी बंद हो जाती है तो क्या आपके मोबाइल पर टेलीनॉर के सिग्नल आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। क्या कल को के इलेक्ट्रिक बंद हो जाती है तो क्या घर पे लाइट आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। क्यों? सर्विस वहाँ पे जनरेट हो रही है और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं। सेलिंग इज अ पार्ट ऑफ सर्विस। प्रोडक्ट इज ट्रांसपोर्टेबल, प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, पर डिफिकल्ट फॉर दिस सर्विस, सर्विस को जो है ना ट्रांसपोर्टेबल नहीं है। ठीक है। साइड ऑफ द फैसिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर कॉस्ट, यहाँ पे साइट को आप ऐसी जगह पे प्रोडक्शन फैसिलिटी जहाँ भी बनाई जाती है वहाँ पे कॉस्ट फैक्टर कंसिडरेशन में लाया जाता है।
लेकिन सर्विस फैसिलिटी जहाँ पे बनाई जाएगी वहाँ पे ये देखा जाता है कि यहाँ पे कस्टमर का कांटेक्ट इजीली हो सकता है या नहीं हो सकता। इसकी एग्जांपल है, मिसाल के तौर पे आपको कराची का अगर एरिया ले लेते हैं तो यहाँ पे कोरंगी और जो साइड एरिया ये इंडस्ट्रियल एरियाज हैं। यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ज़्यादातर नज़र आएंगी क्योंकि यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम होती है, ज़्यादातर सप्लायर्स के साथ लिंक होता है कंपनीज का। लेकिन अगर हम बात करते हैं बैंक्स की, तो बैंक्स ऐसे इलाके में खोला जाएगा जहाँ पे कस्टमर उसको इजीली क्या कर सके, विजिट कर सके। तो ये यानी कि फैसिलिटी का जो लोकेशन है उसके अंदर इम्पोर्टेंस क्या चीज़ है कि वहाँ पे कस्टमर को एक्सेस करना कि उसके लिए क्या हो, आसान हो, क्योंकि वहाँ पे कस्टमर डायरेक्टली सर्विस अवेल करने वहाँ पर आएगा। प्रोडक्शन के अंदर जब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग साइड पे, तो वहाँ पे प्रोडक्शन कहीं भी हो वहाँ पे कॉस्ट फैक्टर देखा जाएगा कि कहाँ पे हम प्रोडक्शन करें कि हमारे कॉस्ट क्या हो, मिनिमाइज हो। कस्टमर का क्योंकि इंटरेक्शन आपके साथ डायरेक्ट होना ही नहीं है तो कस्टमर वहाँ पे पहुँच सके या ना पहुँच सके इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं रखती। क्योंकि कस्टमर ने तो प्रोडक्ट आपसे डायरेक्टली खरीदनी नहीं है, कस्टमर तो रिटेलर से जाके खरीदेगा। आपने प्रोडक्ट बना के डायरेक्ट कस्टमर को तो देनी नहीं है, आपके दरम्यान में बीच में मिडल मैन आएंगे। तो यहाँ पे ये भी एक डिफरेंट फैक्टर हमारे लिए क्या करता है, काउंट होता है। इसको ऑटोमेट करना प्रोडक्ट्स को आसान होता है, सर्विसेज को ऑटोमेट करना मुश्किल है। मिसाल के तौर पर कि एक पहले अगर इसके अंदर चला जाए, गारमेंट्स इंडस्ट्री में अगर चलते हैं या टेक्सटाइल के अंदर जाते हैं तो कपड़े के ऊपर ना एम्ब्रॉयडरी होती है। पहले हाथ से करते थे ये लोग ना, अब मशीनों के जरिए होती है। कंप्यूटर के ऊपर डिज़ाइन बना के मशीन को जॉब दे देते हैं, वो मशीन कपड़े के ऊपर वो एम्ब्रॉयडरी का डिज़ाइन बना के आपको सेकंड्स के अंदर दे देती है। ऑटोमेट हो गया, इजीली हुआ। लेकिन एक ऐसी मशीन क्या बन सकती है जो कि इंसान के बाल खुद ब खुद काटे, नाई का काम करे खुद ब खुद, मुश्किल है। कुछ जगहों पे पॉसिबल होता है, यानी कि आप ऐसी मशीनें बन गई हैं जो गाड़ी ऑटोमेटिकली धो देती हैं आपकी। कार वॉश जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाती है, ये भी सर्विस है। हो तो सकता है कुछ जगहों पर, लेकिन हर चीज़ में पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है ये काम करना। रेवेन्यू जनरेटेड प्राइमरी फ्रॉम टेंजिबल प्रोडक्ट, रेवेन्यू जनरेटेड प्राइमरली फॉर द इंटेंजिबल सर्विस। यहाँ पे जो प्रोडक्ट आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो उस प्रोडक्ट से करते हैं जो कि टेंजिबल फॉर्म में सेल हो रही है। यहाँ पे जो रेवेन्यू जनरेट होगा सर्विसेज के अंदर वो उस चीज़ से सेल होगा जो कि इंटेंजिबल है, जो कि सर्विस आप क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपके घर पे बिजली का बिल उस चीज़ का आता है जो बिजली आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आप छू नहीं सकते, बिजली को तो वैसे भी नहीं छू सकते। तो और आपसे नाई उस चीज़ के पैसे ले रहा है जो कि फिजिकली उसने आपके हाथ में नहीं पकड़ाई। डॉक्टर उस चीज़ के आपसे पैसे ले रहा है जो कि फिजिकली उसने आपको नहीं दी, यानी कि वो अपनी सर्विस के पैसे ले रहा है आपसे। तो वो रेवेन्यू किस चीज़ का जनरेट कर रहा है, इंटेंजिबल सर्विस का। ठीक है, तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स थे गुड्स एंड सर्विसेज के, तो इसको ज़रा डिस्कस करना ज़रूरी था यहाँ पर। ठीक है जी। तो अब क्या है, अब ज़रा बात करते हैं हम प्रोडक्टिविटी के ऊपर। प्रोडक्टिविटी कैसे कहते हैं, आउटपुट्स को हम डिवाइड कर देना इनपुट से तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, प्रोडक्टिविटी कहलाता है। अच्छा, आउटपुट क्या होता है और इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। इकोनॉमिक्स की एक डेफिनेशन है, वो ये कहता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ना चार होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन के लिए। ये चार फैक्टर अगर नहीं होंगे तो प्रोडक्शन नहीं हो सकती। लैंड है, लेबर पे है, एंटरप्रेन्योर है, कैपिटल है, ये सारी चीज़ें एक साथ होना ज़रूरी है। इनपुट, अब इसकी एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी है जो कि टेक्सटाइल फॉर्म है, उसको क्या कराना है कि फैब्रिक बनाना है, तो उसको क्या कुछ इनपुट लगाना पड़ेगा। हाँ भाई, उसको करने के लिए मटेरियल की ज़रूरत है भाई, हमें यार्न चाहिए होगा, सारी चीज़ें चाहिए होंगी, डाइंग केमिकल चाहिए होगा, सारी चीज़ हमें ये सारी चीज़ें एज अ इनपुट देनी पड़ेंगी। फिर हमें लेबर भी चाहिए होगी, फिर काम फ्री में नहीं होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी आपने लगा ली, फिर उसको मैनेज भी करना है तमाम एक्टिविटीज़ को, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनपुट। ठीक है, अब ये इनपुट तो हो गया, अब इसको बीच में क्या किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा। जो भी हमारे पास इसके अंदर फैब्रिकेशन का पूरा प्रोसेस होता है वो किया जाएगा, इसके अंदर पूरा जो टेक्सटाइल का पूरा लेआउट बनता है वो पूरा बनाया जाएगा। ठीक है, और
इसके रिजल्ट में होगा क्या, हमारे पास एक आउटपुट जनरेट होगा, और आउटपुट किस फॉर्म में जनरेट होगा हमारे पास, या तो वो गुड्स जनरेट हो रही होंगी या वो सर्विसेज जनरेट हो रही होंगी। जो मैं एग्जांपल दे रहा था उसमें गुड्स क्या, वहाँ पे क्या चीज़ जनरेट होगी, गुड्स जनरेट होंगी, यानी कि फैब्रिक्स हमारा क्या होगा, मैन्युफैक्चर हो जाएगा। तो इनपुट्स पे हमारी कुछ कॉस्ट लगी होगी और आउटपुट पे हमें कोई ना कोई प्रोडक्ट बन के मिली होगी। अब कितना आउटपुट जनरेट हुआ और कितना इनपुट लगा, इसका रेशियो ही प्रोडक्टिविटी कहलाता है। मिसाल के तौर पर जितना आउटपुट जनरेट हुआ, जितनी, और मैं उसको डिवाइड कर दूं कि कितनी मेरी लेबर लगी है, तो जो आउटपुट मेरे पास रिजल्ट आएगा, सॉरी, कितनी लेबर लगी इसको डिवाइड कर दूं मैं कि कितना आउटपुट जनरेट हुआ, तो वो मेरे पास लेबर की प्रोडक्टिविटी आ जाएगी। कैपिटल कितना लगा, इसको डिवाइड कर दूं कि टोटल आउटपुट कितना जनरेट हुआ, तो मेरे पास कैपिटल की प्रोडक्टिविटी आ जाएगी। तो मैं ये चाहूँगा कि प्रोडक्टिविटी मेरी क्या हमेशा क्या हो, ज़्यादा हो। प्रोडक्टिविटी दो सूरतों में ज़्यादा हो सकती है। अगर जो है, अगर हमारा जो है आउटपुट जो है वो बढ़ जाए, यानी प्रोड्यूस जो है वो बढ़ जाए, और इन, या फिर हमारा इनपुट जो है वो हमारा कम से कम हो जाए, इन दो सूरत हाल से जो है वो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। ठीक है, तो किस तरीक़ों से प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक लेबर प्रोडक्टिविटी की एग्जाम्पल है कि मिसाल के तौर पर 1000 यूनिट बने और 250 लेबर आवर इस्तेमाल हुए, तो मैं 1000 यूनिट को डिवाइड कर देता हूँ 250 से, तो आपकी लेबर प्रोडक्टिविटी आ गई 4 यूनिट्स पर लेबर आवर, यानी कि आप अपनी जो भी लेबर आवर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, एक लेबर आवर के अंदर 4 यूनिट प्रोड्यूस करके आप निकाल रहे हैं। तो ये कहलाता है वन रिसोर्स इनपुट और आउटपुट। इसको कहा जाता है सिंगल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, यानी कि आप प्रोडक्टिविटी के अंदर एक फैक्टर को क्या कर रहे हैं, कंसिडरेशन में ला रहे हैं। यानी कि यहाँ पे क्या चीज़ है, लेबर की प्रोडक्टिविटी निकल रही है, लेबर के अलावा और किसी चीज़ की नहीं निकल रही, इसको क्या कहेंगे हम, सिंगल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, हम यहाँ पर इसको हम कहेंगे। मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी क्या होती है, मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी हम कहते हैं कि जी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे मल्टीपल इनपुट्स हम वहाँ पे चेक कर रहे हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ऊपर आउटपुट लिखा हुआ है और नीचे लेबर भी आप यूज देख रहे हैं, मटेरियल भी, एनर्जी भी, कैपिटल भी, मिसलेनियस फैक्टर यहाँ पे देख रहे हैं। इसका जो आंसर आएगा ये मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी हमारे पास होगा। ठीक है जी। स्टाफ ये है ऑफ दी वर्कर, अब यहाँ पे 8 टाइल्स भी एक डे के अंदर बनी और 32 लेबर आवर्स लगे, तो ये ओल्ड लेबर प्रोडक्टिविटी आपके पास आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर न्यू लेबर प्रोडक्टिविटी आपके पास क्या है कि आपने एक सिस्टम को इम्प्रूव किया आपने। अब क्या हुआ, आउटपुट हमारे पास बढ़ गया और हमारे पास 14 टाइल्स रही बनी, लेकिन लेबर आवर उतने ही इस्तेमाल हुए, यानी कि अब आपने लेबर की प्रोडक्टिविटी को आपने बढ़ा दिया। ठीक है जी। तो ये था हमारे पास पहला चैप्टर, ऑपरेशंस एंड प्रोडक्टिविटी। तो आज के इस लेक्चर को जो है ना वो हम यहीं पे एंड करते हैं इंशाल्लाह। अब जो अगला हमारा जो टॉपिक्स होंगे वो हमारे अब थोड़े टेक्निकल साइड के होंगे। ये तो हमने थ्योरी तो हमने पढ़ ली, अब हम जाएंगे डिमांड फोरकास्टिंग पे, इन्वेंट्री मॉडलिंग पे, प्रोडक्शन प्लानिंग पे। ठीक है जी, और फिर हम उसके अंदर कैलकुलेशंस भी परफॉर्म करेंगे, फिर हम उसके अंदर जो है सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल करेंगे। तो अब थोड़ा सा हम मूव काउंट करेंगे टेक्निकल साइड के ऊपर। तो उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आपको इस पर्टिकुलर इस पूरे कोर्स से प्रैक्टिकली जो है आपको बेनिफिट होगा और आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। तो जो भी आप लेक्चर को रिव्यू करें उसके लिए बिहाफ पे आप कमेंट ज़रूर करें कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। किसी भी चीज़ की कंफ्यूजिंग है तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर नीचे लिखें, तो और आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं, ईमेल वगैरह गिवन है। ठीक है, और इस पर्टिकुलर लेक्चर का जो पहला पार्ट था वो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद होगा, तो आप वहाँ से उसको, जिस अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको आप रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी।